आरएसएस को अपने हाथ में स्टीयरिंग लेना होगा, तो डेमोग्राफी इतनी तेजी से बदलेगी कि फिर पश्चिम बंगाल को संभालना मुश्किल होगा। अदरवाइज फाइटिंग के मामला में ममता बनर्जी का कोई जवाब नहीं है। चाहे वहां मुख्यमंत्री कोई है या नहीं है, उसका नाम भी कोई जानता है या नहीं जानता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस मोदी जी वहां इन्वेस्टमेंट भेज रहे हैं, वही काफी है उनके लिए। कि जैसे ही एक चुनाव खत्म होता है वो दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं, और चुनाव के बीच में ऐसा बहुत कम होता है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए। बहुत से लोगों ने याद दिलाया कि अगर पार्लियामेंट का सेशन चल भी रहा होता है और चुनाव होते हैं तो उसको जल्दी खत्म करके नेताओं से कहा जाता है कि आप अपने क्षेत्रों में जाइए, चुनाव प्रचार करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके की रणनीति बनाती है। बीच में लाया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई, ममता बनर्जी जिनकी पार्टी से सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार होते हैं, सबसे ज्यादा वहां सांसद और विधायक महिलाएं हैं, जो महिलाओं के नाम पर जीतती रही है ममता बनर्जी, उनको महिलाओं के नाम पर घेरने की रणनीति शायद भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है। यहां पर एक बात और है सर कि भारतीय जनता पार्टी वैसे तो कहती है एक देश एक चुनाव, लेकिन शायद चुनाव ही भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन देती है। और ये जो एंटी इनकम्बेंसी है ये गैर बीजेपी राज्यों में ही क्यों हो, मतलब ये देखने में आती है। ये क्या तरीका है, मतलब क्या लोग भारतीय जनता पार्टी से इतने खुश हैं, या इन्होंने वो फॉर्मूला क्रैक कर लिया है कि हम कहीं भी जीतेंगे और एक बार आ गए तो फिर हम कभी जाएंगे नहीं। देखिए, हाँ, फॉर्मूला तो कुछ क्रैक किया है इन्होंने, इस बात से तो मतलब आप जिस भावना से भी बोले हो, लेकिन सही बोल गए। तो देखिए, इनका है कि तीन तीन स्तर पर ये काम करते हैं। हवाई भी है, मतलब आए हेलीकॉप्टर से भाषण दिए चले गए, भीड़ जुटाए, कुछ लोगों को लगाए कि काम पर कि भाई भीड़ जुटा देना है अच्छी खासी, और उसको भाषण देके चले गए। दूसरे स्तर पर भी है, जो प्रमंडल लेवल पर उनकी बैठकें होती हैं, स्टेट लेवल पर होती हैं, जिला लेवल पर होती हैं, वहां भी मैनेजमेंट होती है, और जिला लेवल से नीचे भी उनकी कंटिन्यूअस बैठक होती है। हम देखे हैं कि बड़े बड़े नेताओं को प्रखंड स्तर पर भेजा जाता है। बिहार के बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ के जाके प्रखंड में बैठाए दिए जाते हैं, और आपको 15-20 दिन अगर 10 प्रखंड दे दिए गए तो उन 10 प्रखंड से बाहर नहीं जा सकते। उन्हीं 10 प्रखंड या 8 प्रखंड में आपको लिमिटेड होकर काम करना है और रात दिन काम करना है। तो ये जो भाजपा का जो एक कहिए कि लगन है काम करने का, उसका बराबरी किसी और दल ने नहीं किया। और यही कारण है कि भाजपा सबसे ज्यादा मतलब वो चुनाव का फॉर्मूला जो क्रैक किया है वो यही है, मेन फॉर्मूला यही है। इस बार ममता बनर्जी ने भी ये काम किया है, एंटी इनकम्बेंसी को डिफीट करने का ये नायाब तरीका था नरेंद्र मोदी जी का 2007 और 2012 के गुजरात चुनाव में, और वही ममता बनर्जी ने इस बार किया है। उन्होंने भी 1/3 एमएलए का टिकट काट दिया है, सिटिंग एमएलए का। इनको भी एंटी इनकम्बेंसी का काफी डर है, और उसको डिफीट करने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया है। लेकिन इससे भी बात तब बनती जब और चीजें कुछ सही होती, क्योंकि भाजपा ने जो हमने बताया कि 3 स्तर पर होती है, ऊपर और मध्यम और नीचे, प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक भाजपा काम करती है। इसके अलावा भाजपा ने इस बार जो पिछले वर्षों में हुआ था, वहां मुर्शिदाबाद में संदेश खाली की घटना, जहां उस शेख शाहजहां को अरेस्ट करने सीबीआई ईडी गई थी और उस पर अटैक हुए थे, और वहां से हिंदू का पलायन भी हुआ था, वो गंगा पार करके वो मालदा और कहां कहां भाग कर गए थे, कुछ तो आसाम तक चले गए थे भागकर। उन सब चीजों को भी भंजाया गया है। हेमंत बिश्व शर्मा ने भी काफी इसको मुखर तरीके से उठाया, केंद्रीय नेताओं ने भी उठाया, और योगी आदित्यनाथ जी ने भी बंगाल में एक तो उनका गजब डिमांड था, उनका गजब का क्रेज था, क्योंकि बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसी से उनके डिमांड आ रहे थे कि उनका सभा होना चाहिए। और उन्होंने एक बात पकड़ लिया, टीएमसी के एक सांसद सयानी घोष, उन्होंने मक्का मदीना पर एक गीत गाया मंच पर, और उस चीज को योगी जी ने पकड़ लिया। और माँ काली का प्रदेश है, माँ काली का स्थान है, माँ काली को पूजने वाले लोग हैं बंगाली कल्चर में, और वो वहां मक्का मदीना की सुनाई जाए, इस चीज को उन्होंने पकड़ लिया। इसके अलावा आरजी मेडिकल कॉलेज में जो रेप हुआ था, जो हत्या हुई थी, और उनकी उस विक्टिम लड़की की माँ भी इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो ये सारे चीजें जो है
इतना मतलब माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट जो भाजपा करती है, उससे कोई दल आज तक क्यों नहीं सीख रहा है। जी सर, बिल्कुल, कि इतना जबरदस्त मैनेजमेंट किया। और हमने बात की थी मोहन भागवत साहब की भी, वो लगातार बात कर रहे हैं कि पिछले साल से मोहन भागवत खुद कैंप कर रहे थे। और मोहन भागवत, हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा कहता है कि हम सांस्कृतिक संगठन है, राजनीति से हमारा कुछ लेना देना नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपना डिसाइड करती है। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में कह भी चुके थे कि अब बीजेपी बड़ी हो चुकी है, आरएसएस की उसको जरूरत नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ ना कुछ रोल तो आरएसएस का भी है। आरएसएस ने भी एक माहौल बनाने की कोशिश की है, आरएसएस के कार्यकर्ता भी लगे हैं। और जो बात आप पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद बीजेपी अपने लोगों को भूल जाती थी, तो वो जो फीडबैक है जिसकी अब हम देख रहे हैं कि केंद्रीय बलों की तैनाती हुई, वो फीडबैक भी कहीं ना कहीं, मुझे जो मेरी जानकारी है, आप उसको करेक्ट कीजिएगा, कि आरएसएस में ही ये टॉप हाईकमान जो है बीजेपी के लोग, जेपी नड्डा पता नहीं उसमें है या नहीं, लेकिन जो लोग रणनीति बनाते हैं, वास्तव में जो जानते हैं, उनको ये बताया गया कि भाई आपके लोग आपका सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन जब आप चले जाते हो तो भुगतना उनको पड़ता है। तो ये फीडबैक जो है वो आरएसएस की तरफ से ही आया, तो इसके बाद इसको रीशेप किया गया और इसीलिए ये कड़ाई जमीन के स्तर पर दिख रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने भी पूरा जोर लगाया है, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि आरएसएस बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन में रहा है पश्चिम बंगाल में। आपके पास क्या जानकारी है, क्या खबर है आरएसएस को लेकर? कि चुनाव के बाद भी वहां पारामिलिट्री फोर्सेज जो भेजी गई हैं, केंद्रीय बल, वो 60 दिन रहेंगे। तो एक चीज तो ये हो गया कि वहां के लोगों को ये कॉन्फिडेंस दे दिया गया कि आपको कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, एक चीज। दूसरी चीज कि इस बार इस मुद्दे पर आरएसएस ने न सिर्फ भाजपा को आगाह किया, बल्कि आरएसएस ने भी कमर कसा है कि उसके कार्यकर्ता भी सक्रिय रहेंगे, पोस्ट पोल वायलेंस को नहीं होने देंगे और इस चीज का विश्वास दिलाएंगे वहां के स्थानीय लोगों को। तो ये भी हुई है। दूसरी चीज ये है कि आरएसएस जो है, इसके कई अनुषंगिक संगठन है, सैकड़ों हैं, 100 या 200 भी होंगे, तो कोई आश्चर्य नहीं। तो इनका जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, वहां इनका कुछ अनुषंगिक संगठन है। बांग्लादेश बॉर्डर पर जो इनका अपना अनुषंगिक संगठन है, उन लोगों का दबाव था कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुकने की जरूरत नहीं है, आरएसएस को अपने हाथ में स्टीयरिंग लेना होगा। और क्योंकि यदि इस बार अगर आप चूक गए तो वहां उन लोगों का जैसा कि वर्सन है, तो डेमोग्राफी इतनी तेजी से बदलेगी कि फिर पश्चिम बंगाल को संभालना मुश्किल होगा। और इसीलिए इस बार सरकार बनाने के लिए आप काम कीजिए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं। तो इसमें आरएसएस का कार्यकर्ता जो आपने बताया कि जी जान से लगे हुए थे, दिन रात लगे हुए थे, और ग्रामीण गांव स्तर से लेके, पंचायत स्तर से लेके, प्रखंड स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक पूरा सक्रिय नजर आए और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। तो ये सारी चीजें उसी कवायद का हिस्सा है कि इस बार उन लोगों का भी काफी इसमें भूमिका रही है, जो पहले से उन लोग आगाह करते रहे हैं कि इस बार किस तरह से क्या होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी एक बड़ी नेता है, एक जुझारू नेता है, जिन्होंने अपना किरदार खुद गढ़ा है। वाम दलों को वहां से हटा देना, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है, लेकिन उसमें यह बताया जाता है कि बहुत सारे जो वाम दल के कैडर्स थे वो बीजेपी में आ गए, बीजेपी ने उनको स्वीकार कर लिया। लेकिन ममता बनर्जी ने अपना रास्ता, जब 2011 में सरकार उन्होंने बनाई, तो वो रास्ता उन्होंने खुद ही तैयार किया। और आज की तारीख में भी जिस तरह से वो टक्कर दे रही है, टफ फाइट जिसे कहा जाए भारतीय जनता पार्टी को, वो एक आसान फाइट नहीं है। वो लगातार, वो भी उसी अंदाज में काम कर रही हैं और अभी रिजल्ट आया नहीं है। मतलब रिजल्ट अभी 4 मई को आएगा। और किस तरह से कोई भी 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं है। एक आदमी अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है, दूसरा वो जमीन हासिल करने के लिए लड़ रहा है। दुनिया में मुद्दे और भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन नजर पश्चिम बंगाल पर टिक गई है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ तारीफ तो करनी पड़ेगी ममता बनर्जी की। देखिए, ऐसा है ना कि मैं यदि बताऊं आपको, मैं अपना फीलिंग्स, तो मैं बताऊं कि आज के डेट में भारत में यदि राजनीतिक रूप से सबसे टैलेंटेड कोई नेता है तो 2 नेता हैं, दोनों बराबर पर हैं, नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी। कोई इनका सानी नहीं है।
ठीक है, दोनों एक दूसरे के सैद्धांतिक विरोधी हैं और वैचारिक रूप से विरोधी हैं। एक उत्तर ध्रुव है तो एक दक्षिण ध्रुव है, वो एक अलग बात है। लेकिन राजनीतिक रूप से टैलेंटेड दो पर्सन हैं जो आज के डेट में भारत में सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैं राजनीति में, आज की राजनीति में। और यही कारण है कि ममता बनर्जी, अच्छा ममता बनर्जी के साथ ये भी है कि बहुत जबरदस्त फाइटर हैं। मतलब उनका फाइटर के मामला में, चूंकि नरेंद्र मोदी जी का एक बेनिफिट ये है कि बहुत बड़े संगठन से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़ा संगठन है वो, आरएसएस भी उनके पीछे है, प्लस अपना भाजपा ही सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। तो एक उनका ये प्लस पॉइंट है। अदरवाइज फाइटिंग के मामला में ममता बनर्जी का कोई जवाब नहीं है। गुजरात के लिए तो राहुल गांधी लंबे समय से दावा कर रहे हैं सर, आपने भी सुना होगा कि इस बार वहां पर वो कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। हालांकि वहां जो अभी निकाय चुनाव के रिजल्ट आए हैं, वहां कुल 1500 कैंडिडेट जीते हैं और 7000 से ज्यादा जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, 1500 के करीब जीते हैं। जी, गुजरात के बारे में एक शब्द और कहना चाहेंगे कि पहले तो मोदी जी को यह लगता था कि 1/3 को टिकट काट दिए और इस तरह से एंटी इनकम्बेंसी को डिफीट कर लिए। अब गुजरात में वो चीज, कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए, जितना भी भारत में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका मेजर हिस्सा गुजरात में जा रहा है, और गुजराती लोग हमेशा से आर्थिक गतिविधियों का एक तरह से समझिए कि वो ये होते हैं, सबसे ज्यादा उनका इंटरेस्ट का विषय है आर्थिक गतिविधियां। और इसीलिए वो खुश हैं कि सबसे ज्यादा यदि इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो गुजरात में। बस उतना ही काफी है कि वो बीजेपी को जिताते रहेंगे, चाहे वहां का मुख्यमंत्री उनके रिमोट कंट्रोल से चलता हो, चाहे वहां मुख्यमंत्री कोई है या नहीं है, उसका नाम भी कोई जानता है या नहीं जानता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस मोदी जी वहां इन्वेस्टमेंट भेज रहे हैं, वही काफी है उनके लिए। जी, और मोदी जी जिस तरह से गुजरात के हैं उसी तरह मोदी जी अब यूपी के भी हो गए हैं। जैसे वो बनारस में गए थे, हालांकि कई बनारसियों को मैंने सुना कि जिनको विस्थापित किया जा रहा है, तो उनका एक दर्द भी था कि बनारस जो है बनारस के लोगों से है। मतलब जो नई सड़कें बन रही हैं, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, शिकायतें भी देखिए हैं, जिस तरह का सरकारें चल रही हैं और उन शिकायतों को कोई सुनने वाला पता नहीं है या नहीं, क्योंकि एमपी एमएलए की कोई से नहीं है। सीधे अब हर चीज डिसाइड तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब करते हैं। और 4 मई को तस्वीर सामने आ जाएगी, पता चलेगा कि क्या सच है, नहीं है, किसका आकलन सही है या नहीं है, जमीन पर जाने वालों का सही है या दूर से बैठ के देखने वालों का सही है, अनुमान लगाने वालों का सही है या सच्चाई की जो खबरें उनके पास आई उसको साफ तौर पर लोगों के सामने रखने वालों का सही है। ये 4 मई को साफ हो जाएगा। सर, आपने हमें वक्त दिया, बहुत आपका आभार, और देखने वालों का भी आभार। नमस्कार।